हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए मास्टर सीरीज चलाई हुई है। सीडीपी के लिए DSSB PRT प्रीवियस ईयर पेपर को हम सोल्व करते हैं और इस क्लास की खास बात यह है कि हम हर क्वेश्चन को चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो हमने पहले किया साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे हम कर चुके हैं। अब सेकंड चैप्टर आपका चला हुआ है जिसका नाम है बाल विकास की संकल्पना, सिद्धांत, आयाम और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो ये सेकंड चैप्टर है जो कि काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी है। तो इससे पहले अभी तक हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है। आज आपकी क्लास नंबर 4 है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर हमारा चला हुआ है जिसके 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज आगे उससे आगे शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज लगाने का कितना बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप कोई भी चैप्टर उसके बारे में थ्योरी पढ़ रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चंस आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, पिछले जितने भी DSSB के एग्जाम हुए हैं, तो आपके लिए तो ये सोने पर सुहागे वाली बात है। चलिए तो फिर इसी बात पर पहले क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, सहभागी समूह बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार सीखने में मदद करते हैं। कि जो भी बच्चे के सहभागी समूह होते हैं वे बच्चे की जेंडर उपयुक्त व्यवहार सीखने में उसकी मदद करते हैं। ऑप्शन बी है, माता पिता एक दूसरे के साथ संबंध माता पिता के एक दूसरे के साथ संबंध का बच्चे के पालन पोषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कि माता पिता का एक दूसरे के साथ कैसा संबंध है, कि भाई लड़ाई झगड़ा रहता है ना, या बहुत प्यार से रहते हैं, तो क्या इस पर बच्चे के पालन पोषण पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऑप्शन में कहा है नहीं पड़ेगा। तो आप इसकी बात से सहमत हो या फिर नहीं? बता दो फटाफट से। देखो, ऑप्शन नंबर बी तो आपको तुरंत पता चल गया होगा कि बिल्कुल गलत है। गलत किस लिए है? क्योंकि माता पिता का जो भी आपका संबंध होगा, रिलेशन होगा, अगर वो अच्छा नहीं है, पूरा दिन लड़ाई झगड़ा घर में रहता है, तो जाहिर सी बात है बच्चों पर उसका डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है ना। इसीलिए घर में अच्छे से रहने को, अच्छे संबंध, अच्छे से बातचीत करने पर जोर दिया जाता है। तो ये तो गलत हो गया, पक्की बात। ऑप्शन ए, कि बच्चे जब अपने पीयर ग्रुप में रहते हैं तो उनका पीयर ग्रुप बच्चों को हेल्प करता है जेंडर एप्रोप्रिएट बिहेवियर लर्न करने में, तो ये बात एकदम करेक्ट है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। ये किसमें आपको मिलेगा? बी वाले ऑप्शन में। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किस आयु तक बच्चे वृत्त, वर्ग और त्रिभुज जैसी आकृतियां बनाना शुरू कर देते हैं? 6 वर्ष तक की उम्र में आकर, या 10 वर्ष तक, या 2 वर्ष की के होते ही बच्चे जो है ये सारी आकृतियां, जितने भी शेप्स है वो ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं? सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, या 3 वर्ष के बच्चे भी करने लग जाते हैं? तो बता दो फटाफट से आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? जी, बिल्कुल आपको अपना व्यू रखना है, भले ही गलत हो जाए तो आपको पता भी चल जाएगा साथ ही। देखो, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। जब बच्चा 3 वर्ष का या 3 साल का हो जाता है उसके बाद वो इन सब कॉन्सेप्ट को समझने लगता है, वो ड्रॉ करने लगता है शेप्स को। ठीक है, वो शेप्स को ड्रॉ करने लगता है आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये अभी 2022 के ही पूछे गए दोनों सवाल थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, मध्य बाल्यावस्था के दौरान मित्रता में लड़कों की तुलना में लड़कियों में सहयोग करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, कि जो मिडिल चाइल्डहुड वाली एज होती है उसमें कोऑपरेशन की भावना जो है गर्ल्स में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉयज, ये इसमें कहा गया है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, मध्य बाल्यावस्था की मित्रता में लड़कों की तुलना में लड़कियों में अंतरंग साझा करने की अधिक सामान्य होता है। ठीक है, कि अपनी जो इंटीमेट बातें होती है उनकी वो ज्यादा शेयर करती है गर्ल्स रादर देन बॉयज इन दिस एज। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था या ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड। तो बताइए कौन सा हो जाएगा आपका सही जवाब? बिल्कुल। देखो, जब बात आती है ना सहयोग करने की मित्रता में, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर लड़के ज्यादा बाजी मार लेते हैं लड़कियों की तुलना में, जो कि स्टडीज बताती है। तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन तो हो जाएगा गलत कहना। ठीक है, क्योंकि यहाँ लड़के ज्यादा होते हैं लड़कियों की तुलना में, सहयोग करने में ज्यादा
किसका योगदान रहता है? लड़कों का रहता है। लेकिन जब बात आती है ऑप्शन नंबर बी की, तो ये एकदम ठीक हो जाएगा। इंटीमेट शेयरिंग इज मोर कॉमन अमंग गर्ल्स देन बॉयज इन फ्रेंडशिप ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, है ना। इंटीमेट शेयरिंग या इस तरह की पर्सनल बातें करना लड़कियों में ज्यादा जो है इस टाइम पर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, केवल 2। ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कमजोर लेखन कौशल जिसमें कमजोर मोटर कौशल और नियोजन शामिल है को डैश कहा जाता है। ठीक है, अगर पुअर राइटिंग स्किल्स है और पुअर मोटर स्किल्स है तो उसको आप क्या बोलेंगे? डिस्प्रेक्सिया बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया बोलेंगे, मायोपिया बोलेंगे या फिर डिसलेक्सिया बोलेंगे? जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए, जो मायोपिया है और हाइपरमेट्रोपिया है ये दोनों आईज से रिलेटेड है ना। तो आईज से रिलेटेड तो इसमें बात हुई नहीं है, क्योंकि इसमें तो मोटर स्किल्स की, हमारे गतिक कौशल के बारे में बात है। तो वो किस में हो जाएगा? डिसलेक्सिया बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये पढ़ने से संबंधित है ना। पढ़ने से में जो कठिनाई आती है उसको हम उसको क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। लेकिन डिस्प्रेक्सिया बिल्कुल ठीक है। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है? जो गतिक मोटर कौशल है उसमें बच्चे को जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपने रोजमर्रा के काम जो उसके दैनिक जीवन के रहते हैं उनमें वो समन्वय स्थापित करने में थोड़ा सा प्रभावित रहता है। ठीक है, दैनिक गतिविधियां जो उसकी होती है उसको इजीली नहीं कर पाता, जिसमें लेखन कौशल भी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोर अवस्था का मुख्य कार्य डैश का निर्माण करना है। क्या निर्माण करना है? बता दीजिए फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए परिचय स्थगन, पराअहम परिचय, या फिर सी है सुसंगत परिचय, या फिर परिचय प्रसार। एरिक एरिक्सन के अनुसार पूछा है, और ये वाली जो थ्योरी है एरिक्सन की ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन मैं देख चुकी हूँ, आपको पिछली क्लासेस में भी देखने को मिले होंगे, है ना। तो बहुत पूछे जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप एक बार इंग्लिश में समझ लीजिए तो ज्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें पूछा है अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन थ्योरी द मेन टास्क ऑफ एडोलेसेंस इज टू फॉर्म ए, कि भाई एरिक एरिक्सन ने जो अपनी थ्योरी दी थी जिसका नाम था साइकोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इसमें क्या मेन टास्क था? जो एडोलेसेंस वाली स्टेज थी उसका कौन सा मेन टास्क था? अब देखो, इस थ्योरी का जो हमारी साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है इसमें इन्होंने 8 स्टेजेस बताई थी। ठीक है, जिनमें कौन कौन सी थी भाई? जब जन्म से 1 साल का होता है बच्चा तो उसमें आ जाती है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, सुना है ना ये। 2 से 3 साल का होता है तो ऑटोनोमी वर्सेस सेम, इस तरीके से। लेकिन जब हम बात करते हैं दोस्तों एडोलेसेंस की, जब बच्चा 12 से 20 वर्ष की अवस्था में होता है, एडोलेसेंस वाले टाइम पर होता है, तो उसका उस समय पर फोकस रहता है आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी बनाने में। ठीक है, अपनी एक अलग पहचान बनाने में। तो इसकी अवस्था का नाम क्या है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। ठीक है, या तो बच्चा अपनी कोई पहचान बना लेगा या फिर कंफ्यूजन में रहेगा कि उसका क्या रोल है। ठीक है, वो किस लिए, उसका क्या आगे पर्सपेक्टिव रहने वाला है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि एरिक एरिक्सन ने ये आइडेंटिफाई किया कि एडोलेसेंस में बच्चे जो है वो कोहेरेंट आइडेंटिटी की तरफ जो है उसको अचीव करने के लिए बढ़ते हैं और अवॉइड करते हैं आइडेंटिटी के कंफ्यूजन को। ठीक है, जो उसका कंफ्यूजन है उसको अवॉइड कर अपनी कोहेरेंट आइडेंटिटी बनाने की तरफ वो बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सारी स्टेजेस जब देखो, जब मैं आपको पूरी थ्योरी समझाऊंगी ना तो मैं आपको ये सारी स्टेजेस वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर करके चलूंगी विद एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मैं बताती रहूंगी जितना यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि काफी लंबी चौड़ी थ्योरी हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा आपकी वैकेंसी का DSSB की, तो तुरंत फिर मैं आपके लिए CDP की स्पेशल क्लास लेकर के आऊंगी, जिसमें हम हर टॉपिक को इतने अच्छे से कवर करेंगे। उसमें NIOS और जो भी बुक्स आपके लिए ज़रूरी है उनको मिक्सअप करके आपके लिए फुल टू जो है क्लास आपके लिए आएगी, जिससे बाहर आपको कोई परेशानी ही नहीं होगी आगे अलग कुछ और पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए, ये आपके लिए ज़रूरी था इन्फॉर्म कराना, तो इसलिए बीच में मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है प्याजे के उपागम में मूर्त संक्रिया क्या है?
ठीक है। अब पियाजे की थ्योरी तो आप सभी जानते हैं, और उसमें जो उन्होंने अपनी 4 स्टेजेस दी थी वो भी आप सभी को ध्यान होगी, क्योंकि आपने सीटेट आई थिंक ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन पियाजे अप्रोच विच इज कॉन्क्रीट ऑपरेशन, कि ठीक है कौन सा इनमें से कॉन्क्रीट ऑपरेशन है। पहला ऑप्शन है यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। क्या ये सच में तीसरी अवस्था है, थर्ड स्टेज है? जो 4 स्टेज उन्होंने दी थी, क्या थर्ड स्टेज है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशन कहते हैं? दूसरा ऑप्शन है इस दौरान बच्चों में तार्किक सोच विकसित होती है लेकिन अमूर्त सोच नहीं होती। ठीक है, अमूर्त सोच कब होती है? फोर्थ वाली स्टेज पे होती है जाके। ये बात तो ठीक है। ठीक है, चलो तो फिर बता दो कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहने वाला है। जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर आपको बताना है। देखिए यहां पर आपका दोनों ही ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही आपके ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये थर्ड स्टेज है पियाजे की, जिसका नाम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, है ना। इसके अलावा इसमें क्या होता है, बच्चे तार्किक सोच या रीजनल थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अमूर्त सोच है, वो डेवलप नहीं हो पाती, क्योंकि वो तो जो फॉर्मल स्टेज आती है, फोर्थ वाली फॉर्मल स्टेज आती है, वहां जा करके होती है लास्ट में, ना कि यहाँ। तो यानी दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पियाजे की चारों जो स्टेज है उनके चारों के नाम एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं भी तो देखूं आपको इस चीज को याद है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिशु विकास के संदर्भ में तथा दुश्चिंता के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें क्या पूछा गया है आपसे, इसमें कहा गया है कि भाई चाइल्ड डेवलपमेंट में जो एंजाइटी के टाइप्स दिए गए हैं उनसे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट रहने वाली है, ये आपको बताना है। अब पहला ऑप्शन है विचित्र दुश्चिंता विचित्र लोगों और स्थानों की सतर्कता है, जो कुछ शिशुओं द्वारा पहले वर्ष और दूसरी छमाही के दौरान दर्शाई जाती है। इसमें इन्होंने कहा है कि स्ट्रेंज एंजाइटी होती है बच्चे को, जब वो किस पीरियड में रहता है, जब वो पहले वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान। ठीक है, यानी सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट ईयर में जब बच्चा इस एज में रहता है तो बच्चे को स्ट्रेंज एंजाइटी होती है। वो दूसरों को देख करके उसको अजनबी के पास जाने से डर लगता है ना, कि कई बार कोई और आ जाए, वो गोद में लेना चाहे बच्चे को तो नहीं जाता। दूसरा ऑप्शन इन्होंने कहा है वियोगस दुश्चिंता, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, सेपरेशन एंजाइटी। एक शिशु द्वारा दिखाया गया संकट है जब एक परिचित देखभाल करने वाला चला जाता है। तो आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या दोनों बात सही कही गई है या कोई एक सही है? देखो बिल्कुल सही है। वियोगस दुश्चिंता, वियोग मतलब दूर होना, है ना। सेपरेशन एंजाइटी, किसी से दूर होने पर जो चिंता दिखाई जाती है उसको ही हम ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। और जो पहला ऑप्शन है ये भी सही है कि यहाँ पर जो बच्चे को स्ट्रेंज एंजाइटी भी होती है इस समय पर, दूसरों के गोद में जाने से वो थोड़ा सा घबराता है ना। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी आपके बोथ ऑप्शंस आर राइट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका आई थिंक 2022, हाँ 2022 में ही पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। यहां आपसे पूछा गया है पियाजे के अनुसार वस्तु का स्थायित्व क्या है? भाई बिल्कुल ध्यान आ गया होगा, पियाजे ने जो वस्तु स्थायित्व के बारे में जानकारी दी थी, ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था, तो इससे संबंधित ये क्वेश्चन है। चलो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। क्या है वस्तु स्थायित्व? यह समझ है कि दृष्टि से बाहर होने पर भी कोई व्यक्ति या वस्तु अस्तित्व में होता है, कि भले ही वो हमारी जो दृष्टि है उससे ओझल हो जाए बच्चे की, लेकिन वो फिर भी क्या है, प्रेजेंस उसकी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये बात है। क्या ये बिल्कुल सही है? आप बताइए। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये तो देखो बिल्कुल ठीक बताया गया है। अगला ऑप्शन भी देखते हैं। इसमें कहा है यह संवेदी गत्यात्मक अवस्था के दौरान धीरे धीरे विकसित होता है। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने कहा है कि जब बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात करे तो ये कब आता है। इन्होंने कहा इट डेवलप्स ग्रेजुअली ड्यूरिंग द सेंसरी मोटर स्टेज, कि ये बच्चे की जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है ना, सेंसरी मोटर स्टेज में विकसित होता है ये।
जो ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली बात है। तो आप बताओ क्या ये वाला ऑप्शन भी इन्होंने सही दिया है कि नहीं दिया है? तो बिल्कुल सही दिया है। देखिए दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी ए और बी दोनों बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है बच्चे की, ये उसी की विशेषता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? इट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट ए पर्सन और ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट व्हेन आउट ऑफ साइट, कि जब वो साइट से बाहर हो जाए तो भी वो उसकी परमानेंस वहां पर होती है। जैसे बच्चे को पता रहता है कि भले उसकी माँ उसकी आंखों से ओझल हो जाए लेकिन वो वहीं कहीं आसपास है, इसीलिए उसको रो करके बुला लेता है। ये इसका एग्जाम्पल बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संवेदी गत्यात्मक अवस्था का निम्नलिखित में से कौन सा विकास सही ढंग से सुमेलित है? ठीक है, क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज इज करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए वस्तु स्थायित्व। प्रतीकों का उपयोग पर निर्भर करता है। जो छपी उप अवस्था 18 से 24 में माह में शुरू होता है, कि जब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस किस एज में आता है? जब वो 18 से 24 माह का होता है, ठीक है, मंथ्स का होता है। तो क्या ये बात सही है? आप ही बताओ। चलिए तब तक अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। वर्गीकरण, जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, प्रतिनिधित्वात्मक चिंतन पर निर्भर करता है। जो छठी उपावस्था यानी 18 से 24 माह के बीच जो है, इस अवस्था में बच्चे के अंदर विकसित होता है। तो आपके अकॉर्डिंग बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? तो इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी में पढ़ के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। देखो यहाँ पर पियाजे के द्वारा जो फर्स्ट स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, इसको भी 6 एडिशनल सब स्टेजेस में बांटा गया है। ठीक है, अब वे 6 सब स्टेजेस कौन कौन सी हो सकती है उनकी अगर हम बात कर ले, तो देखो पहली तो हो जाएगी जब बच्चा 1 माह से 4 माह का होता है। ठीक है, इस तरीके से करके इनको 6 सब स्टेजेस में बांट दिया गया है। हम इसी की बात कर लेते हैं जिसको क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, 6th सब स्टेज के बारे में बात हुई है यहाँ पर आप देखेंगे। तो छठी सब स्टेज कौन सी है? जो कि 18 माह का बच्चा होता है, 18 से 24 तक। क्योंकि इतना तो आपको पता होगा कि सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो जन्म से 2 साल के बच्चा जो है इस वाली स्टेज में आता है। तो लास्ट कौन सी होगी? 18 से 24 माह की जब बच्चा रहता है तो उसके अंदर कौन कौन से जो है इनमें से गुण देखने को मिलते हैं, या फिर ये कह लीजिए कौन कौन सी विशेषताएं इस समय पर बच्चे के अंदर आ जाती है। तो पहली तो बात जैसे कि यहाँ पर करी गई है ऑब्जेक्ट परमानेंस की, तो बिल्कुल ठीक है। जब बच्चा इस 6th सब स्टेज में आता है सेंसरी मोटर की, तो बच्चे के अंदर क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली चीज देखने को मिलती है। ठीक है, कि बच्चे को पता रहता है कि भले ही चीजें मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाए लेकिन वो वहां पर मौजूद है। तो बिल्कुल बात ठीक है। अगला देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या कहा गया है, कि छठी सब स्टेज में क्लासिफिकेशन एंड डिपेंड्स ऑन रिप्रेजेंटेशनल थिंकिंग विच डेवलप्स ड्यूरिंग 6th सब स्टेज। देखो दोस्तों, पहले ही ऑप्शन को एक बार दोबारा से पढ़ना, क्योंकि लास्ट में इसमें चीजें बदल गई है। ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ सिंबल्स स्टार्टिंग इन 6th सब स्टेज। देखो ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण बच्चे में आ जाता है, ठीक है, ये वाली विशेषता उसके अंदर इस एज में आ जाती है। लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस का यहाँ पर सिंबल्स से उसकी जगह पर वो सिंबल्स यूज करने लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक अलग चीज है। तो दो विशेषताओं को या दो चीजों को यहाँ पर मिक्स किया गया है, इसलिए पहला ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? क्लासिफिकेशन एंड डिपेंड्स ऑन रिप्रेजेंटेशनल थिंकिंग विच डेवलप्स ड्यूरिंग द 6th सब स्टेज। तो ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन और वाली जो चीजें हैं इसमें रिप्रेजेंटेशनल थिंकिंग वो करने लगता है, ये यहाँ पर डेवलप हो जाती है 6th वाली सब स्टेज में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट आज का यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है, जन्म के समय कम भार वाले बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? कि अगर बच्चे का जन्म के समय वजन कम है तो उसको किस किस कारकों ने, किस किस फैक्टर्स ने अफेक्ट करा होगा? ऑप्शन नंबर 1 खराब पोषण, अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल, धूम्रपान, तनाव के संपर्क में आना, कि अगर माँ को खराब पोषण मिल रहा है, ठीक है, जन्म होने से पहले, और उसको सही देखभाल नहीं मिल रही है, वो धूम्रपान भी करती है, ठीक है, अल्कोहलिक है, और तनाव में एंजाइटी में रहती है, तो क्या उसका बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो ये तो इसके लिए जिम्मेदार है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, अच्छे सामाजिक आर्थिक कारक जैसे कि शिक्षित परिवार। भाई अच्छा सामाजिक परिवार है
तो क्या वो चीज़ उस पर प्रभाव डालेगा कि भाई अगर अच्छा परिवार है तो बच्चे का कम भार थोड़े ही ना होगा। अगर शिक्षित परिवार है तो जाहिर सी बात है वो उसको ध्यान भी रखेगा। तो ये तो फैक्टर अफेक्ट करने वाला नहीं है, ठीक है, ये तो और की बल्कि पॉजिटिव है। अगला देखो, गर्भावस्था से पहले की चिकित्सीय कार्य, जैसे कि कोई बच्चा ना होना या 4 से अधिक बच्चे होना, कि अगर माँ के गर्भ में 4 से अधिक बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, तो बच्चे कमजोर हो गए। तो इसीलिए ये वाला फैक्टर भी अफेक्ट करता है बच्चे के कम भार होने को लेकर के। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, बी नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों एकदम करेक्ट हो जाएंगे। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में गिवन है पहला और तीसरा, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आई होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, है ना। और यहाँ पर हमने 40 क्वेश्चन अभी तक हम इसके कवर कर चुके हैं, अभी और भी बाकी है, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम सबको लगाएंगे। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी, अब आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी रहती होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए वीडियो, ताकि आपको और भी बेटर चीजें हम आगे प्रोवाइड करते रहे। सो थैंक यू सो मच। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।